अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन CSS पाकिस्तान। इस लेक्चर में हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान को पढ़ेंगे। ये लेक्चर CSS पाकिस्तान अफेयर्स सिलेबस का टॉपिक है। CSS पाकिस्तान अफेयर्स के अलावा ये लेक्चर दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान, ये जो हमारा क्वेश्चन है जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, बेसिकली जब भी आपके पास कोई भी सवाल आए तो आपने देखना है बिहाइंड द क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन 22 करोड़ से ज़्यादा है और मिलिट्री 6 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 22 करोड़ और 6 लाख का नहीं पूछ रहा, बल्कि टॉप मिलिट्री क्लास और टॉप सिविलियन क्लास, यानी कि जो क्लास पार्लियामेंट में जाती है, पॉलिसी बनाती है, और जो आर्मी के टॉप क्लास जनरल्स होते हैं, इनके दरमियान का रिलेशन थ्रू आउट द हिस्ट्री 1947 से लेकर यानी कि आज़ादी से लेकर अब तक कैसे रहे हैं वो हमें बताएं। तो हमें ये बताना होगा, अगर हम देखें सिविलियन और मिलिट्री ये क्या होता है। सिविलियन किसी भी कंट्री की जो आम पॉपुलेशन होती है, जैसे पाकिस्तान की 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, तो ये सिविलियन पॉपुलेशन कहलाती है। फिर मिलिट्री क्या होता है? मिलिट्री एक इदारे का नाम है जो कि रियासत का दिफा करता है। यही सिविलियन कल को अगर इस इदारे को ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास मिलिट्री कहलाएंगे। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो मिलिट्री को हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन माना जाता रहा है, क्योंकि फ़ौज दिफा करती है और फ़ौज हमला भी करती है। अगर हम हिस्ट्री को देखें तो जो रियासतें मजबूत हुआ करती थी, जिनकी फ़ौज मजबूत हुआ करती थी, वही विक्ट्री हासिल किया करते थे, और जिन कंट्रीज़ की वीक मिलिट्री हुआ करती थी वो अपने दुश्मन के रहमो करम पर होते थे। तो पाकिस्तान की अगर हम मिलिट्री को देखें तो ये मोस्ट ट्रस्टेड, डिसिप्लिन एंड कोहेसिव इदारा माना जाता है। अगर हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बिलीव देखें तो 80% के करीब लोग मिलिट्री पे अपना बिलीव रखते हैं, जबकि 40% के करीब जो पीपल है वो आम सिविलियन गवर्नमेंट पे बिलीव रखते हैं, यानी कि उनको लाइक करते हैं। फिर पाकिस्तान की आर्मी में 50% से ज़्यादा पंजाबी आते हैं, और इनके अलावा पश्तून, कश्मीरी वगैरह, बलोची और तमाम एथनिसिटीज़, लैंग्वेजेस और रिलीजन के मानने वाले आते हैं। अब पंजाबी इतने ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा पंजाबी है। तो इसी तरह जब भी कभी इदारे में इंडक्शन होती होगी, भर्ती आती होगी, तो ये पंजाबी जाहिर सी बात है पॉपुलेशन के हिसाब से ही जाते होंगे। सेम टू अदर लैंग्वेजेस एंड एथनिसिटीज एंड रिलीजन। अब ये यहाँ पे कहना कि पंजाबी पाकिस्तान की आर्मी में डोमिनेट करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीफ जनरल बनते रहे हैं वो पश्तून होते हैं। पश्तून के बाद राजपूत सेकंड नंबर पे आते हैं। फिर हमारे पास हज़ारा बरादरी से भी आर्मी चीफ बने हैं, पंजाबी से भी बने हैं, और उर्दू स्पीकिंग भी चीफ जनरल बने हैं। जबकि इनके अलावा अगर हम देखें बलूची और सिंधी की, यहाँ से जनरल के लेवल तक लोग पहुंचे हैं, लेकिन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अभी तक नहीं बने। तो ये भी कल को बन जाएंगे, इसमें कोई और बात नहीं। अगर हम पाकिस्तान की आर्मी को हिस्ट्री को ट्रेस बैक करें तो इनकी हिस्ट्री हमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी से मिलती है। जैसे कि हमें पता है 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी में यूरोप की तमाम ताकतें, जिनमें ब्रिटिश, फ्रांस, स्पेन, डच हो गया, ये पूरी ही दुनिया को अपनी कॉलोनी बना रही थी। तो हिंदुस्तान में ब्रिटेन आता है, ब्रिटेन यहाँ पे ऑक्यूपेशन करता है और अपनी कॉलोनी बनाता है। फिर इनके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 होती है तो इंडिया के, यानी कि आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, यहाँ के मुसलमान बड़ी ही बहादुरी से ब्रिटिश की तरफ से लड़ते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर इंडियन मुस्लिम ना होते तो आज ब्रिटिश भी ना होता,
क्योंकि नाजी जर्मनी इनको कब का हरा चुका होता। लाखों इंडियन मुसलमानों ने ब्रिटिश की तरफ से वॉर में पार्टिसिपेट किया और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है और ये बात इनको वाजे हो जाती है कि मुसलमान बहादुर कौम है, इनको ज्यादा देर सप्रेस नहीं किया जा सकता, लिहाजा इनको आज़ादी देना ज़रूरी है। तो यूं पाकिस्तान 14 अगस्त को मार्ज़े वजूद में आता है। फिर अगर हम पाकिस्तान की मिलिट्री को देखें तो इनका जो कल्चर है इनहेरिट होता है ब्रिटिश इंडियन मिलिट्री से। ब्रिटिश मिलिट्री का कल्चर कैसा था कि सिविलियन अथॉरिटी को मानना है, यानी कि जो सिविलियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा मिलिट्री उनसे नीचे होगी। यही वजह है 1945 में 1954 में जब अयूब खान को कहा जाता है, इनको मौका मिलता है कि आप टेक ओवर करें, तो ये टेक ओवर नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिश मिलिट्री के सोल्जर थे और वहां का कल्चर इनके माइंड में या इनके अंदर होता है। अब पाकिस्तान के साथ एक ट्रेजिडी क्या होती है, पाकिस्तान बनते ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कि एक बेहतर लीडर थे, उनका नेक्स्ट ईयर इंतकाल हो जाता है। फिर अयूब खान का भी असैसिनेट कर दिया जाता है 1951 में रावलपिंडी में। अब इनके बाद जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं ये बेसिकली लूटर्स और प्लंडर्स होते हैं मेजॉरिटी इनमें, और ये क्या करते हैं अपने इंटरेस्ट को या अपनी जेबों को भरते हैं और कौमी इंटरेस्ट का, कौमी मफादात का नहीं सोचते। और यहाँ पे अगर हम पावर स्ट्रक्चर को देखें तो पॉलिटिशियन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी आती थी, या तो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन ये बराबर के ही लेवल के थे। और उस टाइम पे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा पावरफुल हुआ करती थी कि ये किसी भी एमएनए और एमपीए को करप्शन की बेसिस पे डिसमिस कर दिया करती थी। आज जो हम ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं ये सिर्फ गरीबों के ठेले ही उठा सकते हैं, और ये क्योंकि बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। अगर पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ये उस टाइम पे पॉलिटिशियन का साथ दे देते बजाय मिलिट्री का साथ देने के, तो ना यहाँ पे कूप होता और ना ही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी इतना नीचे जाती और आज ये ब्यूरोक्रेट भी ज्यादा पावरफुल होते। तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी को जो पावर जिसने इनकी कम की वो अयूब खान और जुल्फिकार अली भुट्टो थे। बेसिकली पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी पे भी हम सेपरेट और डिटेल लेक्चर बनाएंगे। कहने का मकसद ये है कि ब्यूरोक्रेसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और मिलिट्री इनके कंपैरिजन में वीक थी या रिलेक्टेंट थी। फिर 1953-54 में कॉन्स्टिट्यूशनल कूप होता है और यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की ये पूरा मौका देती है मिलिट्री को कि आप कूप करें, और पॉलिटिशियन भी यहाँ पे किसी से कम नहीं होते, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है कि एक दूसरे की कुर्सी को खींचा जा रहा होता है। हर कोई ये चाहता है कि मैं इक्तदार में आऊं। कॉन्स्टिट्यूशनल कूप के टाइम पीरियड में 1953 में गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ये डिसमिस कर देते हैं गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन, डिस्पाइट के इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सपोर्ट होती है। और फिर ये क्या करते हैं 1954 में आइन को ही प्रिवेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश की जा रही थी कि गवर्नर जनरल की पावर्स को कम किया जाए या खत्म किया जाए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पावर की हासिल करने की दौड़ में एक दूसरे का तख्ता उल्टा जा रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान क्या कर रहा था, हिंदुस्तान ने प्रॉपर आइन बना लिया था इसी टाइम पीरियड में, और प्रॉपर अपने जो इंस्टीट्यूशन थे जिनमें मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और तमाम अदर इंस्टीट्यूशन आते हैं, इनको डिवाइड कर दिया था, यानी कि पावर शेयरिंग कर दी थी और एक दूसरे को आईनी तौर पे बाउंड कर दिया था कि ये आपकी हदूद है, ये आपकी लिमिट है। यही वजह है कि हिंदुस्तान आज हमसे बहुत ज्यादा आगे है। हम अब भी अजीबो गरीब बहस में लगे रहते हैं, डिबेट यहाँ पे चलती रहती है, यानी कि वही हमारा हाल है। जब मंगोल अंपायर बगदाद पे अटैक कर रही थी तो बगदाद के लोग क्या कह रहे थे कि कव्वा हराम है या हलाल है। अब इतनी गिरी हुई डिबेट वहां पे चल रही थी। यही वजह है कि मंगोल ने फिर आकर उनको वो सबक सिखाया कि गलियों में बिल्लियों को भी नहीं छोड़ा, कुत्तों को भी नहीं छोड़ा, बल्कि इंसानों समेत सबको ही मार दिया। अभी भी मौका है कि हम सबक सीखें। फिर
1958 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ये डिसमिस कर देते हैं आईनी असेंबली को, और साथ ही प्राइम मिनिस्टर फेरोज खान नून को भी घर भेज दिया जाता है। फिर ये क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को एज एन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन गलत काम का गलत अंजाम, यही अयूब खान जिनको इस्कंदर मिर्जा लेकर आए थे, और यही 13 डेज के बाद क्या करते हैं, इन्हीं इस्कंदर मिर्जा को एग्जाइल कर देते हैं और खुद अयूब खान अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये है पावर की गेम और गलत काम का गलत अंजाम। पहले ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री को रास्ता देती है, मिलिट्री जब पावर में आती है ये ब्यूरोक्रेसी को ही सबसे पहले काटती है। अब जब इस्कंदर मिर्जा अयूब खान को लाए हैं तो अयूब खान ने सबसे पहले इन्हीं का ही तख्ता उल्टा है। तो ये होता है गलत काम का गलत अंजाम। फिर ऑपरेशन फेयर प्ले के नाम से एक कूप किया जाता है और ये जुल्फिकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को यहाँ पे हटाया जाता है बाय जनरल जियाउल हक। बेसिकली उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फिकार अली भुट्टो की ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनको इक़्तिदार मिलता है और बहुत ही हैवी मेजॉरिटी इनके पास आती है। और इनके ऑपोजिट में जो अलायंस होता है पाकिस्तान नेशनल अलायंस, ये जब देखते हैं कि इनकी परसीव की गई भी कामयाबी इनको नहीं मिली तो ये प्रोटेस्ट करते हैं, हालात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं और यूं एक और कूप होता है और नेशनल असेंबली को हमेशा की तरह इस बार भी डिसमिस कर दिया जाता है, प्रोविंशियल असेंबलीज को भी डिसॉल्व कर दिया जाता है और यूं पीटीवी पे एक तकरीर की जाती है, जैसे कि ये कल्चर है हर कूप को करने का। तो ये हमारे पास सेकंड कूप होता है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। फिर हमारे पास अगर हम देखें जो मार्शल लॉ जनरल जियाउल हक लगाते हैं, साथ ही ये इंट्रोड्यूस करते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ कंजर्वेटिविज्म रिफॉर्म्स, जिनके तहत नेशनलिस्टिक और रिलीजियस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। यानी कि कानून ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें ऐसा लगे कि ये नेशनलिस्टिक और बहुत ही ज्यादा रिलीजियस किस्म की चीजें ला रहे हैं। और हमारे पास थर्ड मिलिट्री कूप होता है जनरल परवेज मुशर्रफ के अंडर। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ किसी और को जनरल नॉमिनेट कर देते हैं। तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ श्रीलंका से जब आ रहे होते हैं, इनका प्लेन भी नहीं लैंड होने दिया जाता, तो इनके अंडर जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं ये यहाँ पे कूप कर देते हैं, यानी कि एक किस्म की बगावत कर देते हैं और यूं एक बार फिर पाकिस्तान में मिलिट्री कूप हो जाता है। और इसके बाद अभी तक जब तक मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई मिलिट्री कूप नहीं हुआ, लेकिन मिलिट्री की तरफ से इनडायरेक्ट इंटरवेंशन ये होती है। तो ये है वो 4 जनरल जिन्होंने कूप किया। यहाँ पे अयूब खान है, फिर ये है जियाउल हक और ये है जनरल परवेज मुशर्रफ। ये जो दरमियान में जनरल है इन्होंने कोई मिलिट्री कूप नहीं किया, बल्कि अयूब खान का ही इक्तदार जनरल नियाजी को सौंप दिया जाता है। और अगर हम देखें मिलिट्री के वर्क, तो मिलिट्री ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नो डाउट बहुत ज्यादा काम भी किए हैं। डैम्स वगैरह, ब्रिजेस, कैनाल, पावर स्टेशन, एनर्जी प्रोडक्ट्स वगैरह, ये तमाम मिलिट्री के सुपरविजन में या इनकी हेल्प के साथ ही होती रही है। फिर अगर कोई फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोई डिजास्टर हो, लॉजिस्टिक वगैरह, मेडिकल वगैरह, फ्लड रिलीफ, रेस्क्यू वगैरह, तमाम चीजों में मिलिट्री का एक बड़ा रोल होता है। अब अगर हम देखें वो कौन सी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। सबसे पहले, वीक पाकिस्तान चैलेंजेस हैव अलाउड मिलिट्री टू बिकम मोर असर्टिव। तो वीक पाकिस्तान के चैलेंजेस क्या है, पाकिस्तान जैसे ही बनता है पहले ही हम दिन में हमें इंडिया जैसा एक एनिमी नसीब में आता है जिससे हमें बहुत ज्यादा थ्रेट होता है, क्योंकि हर बार ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को रिटर्न बैक करेंगे। फिर यहाँ से अफगानिस्तान आता है, वॉर टोन कंट्री है। अफगानिस्तान वो पहला कंट्री था जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को मानने से ही इनकार कर दिया था। तो जब आपका आधे से ज्यादा बॉर्डर हॉस्टाइल होगा तो आपको असर्टिव होना ही पड़ेगा। फिर अनलाइक मोर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है ये रेयरली कमांड कर सकती है गन को। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है ये ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं होते,
बल्कि कोई भी अमीर जिसके पास करोड़ों अरबों रुपया हो, चाहे वो डफर ही क्यों ना हो, वो अपने पैसा लगाकर इलेक्शन जीतकर आईनी असेंबली में आ सकता है और अपनी मर्जी के कानून बना सकता है। अगर हम कंपैरिजन में देखें, अमेरिका की जो सिविलियन पॉलिटिशियन या सिविलियन पावर स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल होते हैं। अगर कोई आप पाकिस्तान के मुताबिक उठाएंगे, कोई भी ऐसे जो पर्सन होगा, वो पाकिस्तान के बारे में उसने डीप स्टडी की होगी और बहुत सी चीजें जानता होगा। अगर कोई ईरान के बारे में अमेरिका का सिविलियन लीडर होगा, वो सबसे ज्यादा वही जानता होगा ईरान के बारे में। तो ये जब सिविलियन हर बात जानेंगे, तो ये अपनी मिलिट्री से सवाल भी पूछते हैं और उनको कॉन्फिडेंट में भी लेते हैं, उनको गाइड भी करते हैं और मशवरा भी देते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिविलियन पॉलिटिशियन से आप क्या पूछेंगे? उनसे आप क्या पूछेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्टेट आता है? उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि बाबल मंदीब की इंपॉर्टेंस क्या है, कश्मीर की इंपॉर्टेंस क्या है, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक स्टेट है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। उनका काम सिर्फ पैसा लगाना और पैसा बनाना है। और अगर हम इंडिया के पॉलिटिशियन को देखें, जो करंट गवर्नमेंट है, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, ये बहुत ज्यादा थिंकर हैं और नॉलेजेबल पर्सन है। फिर चाइना का भी हम देख सकते हैं, चाइना की जो टॉप लीडरशिप है, गो के ये कहा जाता है कि मिलिट्री भी इनके ही अंडर है, यानी कि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है। लेकिन हर कंट्री के पर्सपेक्टिव में इनका नजरिया होता है, इनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है और इनकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी होती है। पाकिस्तान को अगर हम देखें, आज तक हमने वाटर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कभी डिटेल पॉलिसी नहीं बनाई, जो कि हमारी बैकबोन है। तो यही वजह है कि हमारे सिविलियन को जब उनको अपना होश नहीं होगा, वो मिलिट्री को क्या सबक सिखाएंगे। तो जो मिलिट्री जर्नल इनके पीछे खड़ा होता होगा, वो भी ये सोचता होगा कि ये मेरे आगे कौन सा डफर खड़ा है। अब हर सिविलियन ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजॉरिटी हमारी ऐसी ही है। फिर हमारी इंपेरेटिव जियोग्राफी, डेमोग्राफी और सिक्योरिटी प्ले जो रीजन में चल रहा है, ये भी हमारी आर्मी को मजबूर कर देता है कि आप अपनी सिक्योरिटी को कंप्लीट रखें। तो हमारी जियोग्राफी सिक्योरिटी प्ले क्या है? कभी अफगानिस्तान को हम देखें, कभी यहाँ पे ताजे बरतानिया दौड़ आता है, कभी सोवियत रशिया चढ़ दौड़ता है, कभी अमेरिका आ जाता है। तो ये हमारी जो जियोग्राफी है, ये हद से ज्यादा क्रिटिकल है सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में। यानी कि चारों तरफ ही जो हम देखें इन्वायरमेंट, ये हॉट ही रहता है। चाइना जैसी सुपर पावर है यहाँ पे, ईरान जैसा एक ताकतवर मुल्क है हमारे नेबर में, इंडिया जैसा होस्टाइल कंट्री है और वॉर टोन अफगानिस्तान है, और यहाँ अरेबियन सी की तरफ हर वक्त अमेरिका यहाँ पे आता जाता है। तो हमारे चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट है जो हमारी फौज को मजबूर कर देता है कि आप हद से ज्यादा प्रोटेक्टिव रहें। फिर अगर हम अब देखें, हमने पहले मिलिट्री की बात की, लेकिन पाकिस्तान में एक टाइम पीरियड ऐसा भी आता है 1980 से 2000 तक, जहां पे डेमोक्रेटिक लीडर को या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक लीडर ही हटाते हैं, यानी कि उनके अपने अपॉइंट करदा प्रेसिडेंट ही हटाते हैं। और यहाँ पे इन पे चार्जेस क्या लगते हैं? करप्शन के, इनएफिशिएंसी के और इनएबिलिटी टू मीट सिक्योरिटी चैलेंजेस। अब ये सिक्योरिटी चैलेंजेस, क्योंकि हमारी पॉलिसी का मेन कंसर्न ही सिक्योरिटी है, तो जब पॉलिटिशियन को सिक्योरिटी का ही नहीं पता होगा, तो उनको लाजमी सी बात है कोई ना कोई रिप्लेस या एलिमिनेट कर देगा। तो ये वो हमारे पास टाइम पीरियड है जहां पे एक वन बाय वन कभी बेनजीर आती है, कभी नवाज शरीफ, फिर बेनजीर, फिर नवाज शरीफ और फिर नवाज शरीफ, ये हमारे पास चलता रहता है। और इनको इनके अपने ही प्रेसिडेंट हटा देते हैं। यानी कि अगर हम मिलिट्री को गलत कहें तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि कोई ना कोई चीज फंडामेंटल ऐसा है जो डेमोक्रेसी का यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा इन सिविलियन लीडर्स की तरफ से। अब हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी के इंटरेस्ट क्या है। यानी कि इन चीजों को अगर ना छेड़ा जाए तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि सिविलियन और मिलिट्री क्लास के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसी
सिचुएशन पैदा हो। सबसे पहले आर्मी ये चाहती है कि जो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम और पॉलिसी है इनमें इनका मेन रोल हो और ये इनके अंडर ही चले, क्योंकि पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है ये भरोसे के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि कल को इनकी गवर्नमेंट हटे और ये गुस्से में जाकर अमेरिका, इंडिया या किसी को भी सारे सीक्रेट बेच के आ जाएं। फिर इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि आईएसआई, एमआई वगैरह है तो ये मिलिट्री के अंडर ही रहे, क्योंकि सिविलियन का जैसा हमने पहले देखा इनका अगर मफादात पूरे नहीं हुए तो ये किसी को भी हमारे सीक्रेट राज बेच सकते हैं। जैसा कि 2011 में भी हुआ था, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ थे, यूसुफ रजा गिलानी, इन्होंने अमेरिका में ये कहा था कि हम आईएसआई को अपने अंडर करेंगे और यही वजह है कि सिविलियन और मिलिट्री क्लास के दरमियान एक किस्म की रिफ्ट स्टार्ट हो चुकी थी। फिर की फॉरेन रिलेशनशिप में मिलिट्री का रोल होना चाहिए, यानी कि ईरान से रिलेटेड हमारी क्या पॉलिसी होगी, चाइना से रिलेटेड, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड, अमेरिका, रशिया, इंडिया, टर्की हो गया, इन तमाम कंट्री से रिलेटेड जो भी हमारी पॉलिसी बनाई जाएगी मिलिट्री का वहां पे होना लाजमी है, यानी कि इनका भी यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू होना जरूरी है। फिर जो मिलिट्री का बजट है इसमें ज्यादा कटौती ना की जाए, बल्कि बजट को मेंटेन रखा जाए जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी है। अब ये हमारी मजबूरी भी है, क्योंकि इंडिया जैसे जैसे अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग बढ़ा रहा है तो हमारी भी मजबूरी है कि हमें अपना डिफेंस प्रिपेयर रखना होगा। फिर नेशनल सिक्योरिटी डिसीजन मेकिंग में भी, यानी कि जो भी हम सिक्योरिटी की पॉलिसी बनाएंगे वहां पे भी आर्मी का रोल हो। लेकिन अब तक हमने कोई भी लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के अंडर बनाई गई थी सिक्योरिटी से रिलेटेड, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट को हटा दिया गया, तो अब उस पॉलिसी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया। फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमी वगैरह, इंडिया से रिलेटेड क्या पॉलिसी रखनी है, यहाँ पे भी मिलिट्री का रोल हो। न्यूक्लियर पॉलिसी हम पहले देख चुके हैं। वेपन एंड इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट, ये भी मिलिट्री को अपने हिसाब से लेने चाहिए, क्योंकि सिविलियन क्या करते हैं, ये पहले अपना 10% अपनी जेब में रखते हैं, फिर 2 नंबर चीज खरीद लेंगे, वो 2 नंबर चीज कुछ दिनों बाद खराब हो जाएगी, फिर एक और ये टेंडर निकालेंगे, तो यूं वहां भी करप्शन करेंगे। यही वजह है कि मिलिट्री कभी भी इन सिविलियन पॉलिटिशियन पे भरोसा नहीं करती। अब ये भी हमारी मजबूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में चाइना के पास है, तो हमें मजबूरी में चाइना से ही लेना होगा, क्योंकि कहीं और से हम नहीं ले सकते। यही वजह है कि कहीं और वो होगा ही नहीं। फिर जो इंटरफेरेंस है मिलिट्री के काम में या मुदाखलत है, ये बाहर की इदारे या सिविलियन गवर्नमेंट ना करे, ये भी मिलिट्री चाहती है, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट में तमाम इदारे यहाँ पे कोई नज़्मो ज़ब्त बरकरार नहीं रखा। पंजाब पुलिस को देखें, सिंध पुलिस को देखें, न औरतों की तमीज़ करते हैं न बच्चों की, तो कल को ये आर्मी को भी पंजाब या सिंध पुलिस ना बना दें। यही वजह है कि मिलिट्री अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहती है। बेसिकली जो भी पॉलिटिशियन गवर्नमेंट में आती है, ये बजाय कौमी मफादात को या कौम को सर्व करने के, ये क्या करते हैं, ये अपने मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज को ही दबाने में मसरूफ रहते हैं। अब हम वो रीजन देख लेते हैं जिनकी वजह से किसी भी मुल्क की जो मिलिट्री है ये पावर में आती है या पावर में छेड़छाड़ करती है। सबसे पहले ग्रीन लाइट बाय सुपर पावर। सुपर पावर यानी कि अमेरिका, या सेकंड नंबर पे चाइना और रशिया भी आते हैं, लेकिन अब तक अमेरिका ही सुपर पावर है। तो अमेरिका या दीगर बड़ी सुपर पावर के लिए इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, इसराइल, टर्की, ईरान, ये छोटे कंट्री एज आ टूल रोल प्ले करते हैं, यानी कि शतरंज के प्यादे की तरह होते हैं, जब चाहा जिधर इनको बदल दिया। तो यही वजह है अमेरिका जहां भी दुनिया में देखता है इसके इंटरेस्ट की गवर्नमेंट है, चाहे वो डिक्टेटर हो, कोई क्रिमिनल हो या कोई भी माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाला हो, अमेरिका फौरन ही डॉलर का मुंह खोल देता है और पूरी वेस्टर्न जो कम्युनिटी है इनकी, जहां पे यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, कनाडा वगैरह, इनकी तरफ से भी पॉजिटिव जेस्चर दिखाता है
तो जब उस लीडर को लगता है कि आधे से ज्यादा दुनिया तो मेरी तरफ है, तो यूं वो कॉन्फिडेंट होके अपने पावर स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ करता है। लेकिन बाद में बुरा ही होता है, क्योंकि अमेरिका का मफादात जैसे ही पूरे होते हैं, अमेरिका सबसे पहले उन्हीं को ही लात मारता है जिन्होंने इसका साथ दिया होता है। तो जैसे हमने पहले देखा, गलत काम का गलत अंजाम, तो यही हर बार ही होता है और ऐसे फ्यूचर में भी होता रहेगा, चाहे दुनिया का छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो। फिर इनके बाद ऑपोजिशन बहुत ज्यादा वेलकम करती है। अगर हम देखें, पाकिस्तान में जब भी मिलिट्री कूप हुआ है तो सबसे ज्यादा ऑपोजिशन को खुशी हुई है। हालांकि ये बिल्कुल ही गलत है। आज किसी का इक्तदार खत्म हो रहा है, कल जब आप इक्तदार में आएंगे तो वो भी ऐसे ही करेगा, आपकी टांगे खींचेगा। और इसी के साथ ही जो पॉलिटिकल रिफ्ट होती है इंटरनल पॉलिटिकल सेटअप में, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे कि हमने देखा 1980 से 2000 तक ये 10 सालों में 4 बार सिविलियन गवर्नमेंट को हटाया जाता है। अब इनको हटाने वाली कोई मिलिट्री नहीं होती, बल्कि इनके अपने ही नॉमिनेट करदा प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये हमें पता चलता है जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इनकी बुनियादों में ही कोई गलती है। वो गलती ये है कि ये कौम को सर्व नहीं करते। फिर पब्लिक हेल्थ, क्योंकि पाकिस्तान की पब्लिक बहुत ज़्यादा डिवाइड है, सिंधी, पंजाबी, बलोची, उर्दू, पश्तून, कश्मीरी, गिलगिती। फिर इनके बाद जब हम ज़बान से हटते हैं, हम एथनिसिटीज़ पे आ जाते हैं कि ये फ़लाँ कौम का है, वो उस कौम का है। जब हम यहाँ से हट जाते हैं तो हम सेक्टेरियन बेसिस पे आ जाते हैं, शिया सुन्नी की बेसिस पे। तो हम इतने ज़्यादा डिवाइड हैं, हमारी पब्लिक क्या एक पेज पे आएगी। यही वजह है कि जब किसी की गवर्नमेंट हटाई जाती है तो पब्लिक ये समझती है कि हमारे लीडर के लिए रास्ता खुल चुका है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार डेमोक्रेटिक सेटअप को खत्म किया गया तो ये डोर ओपन हो जाता है। अब ऐसा बार बार होता रहेगा। फिर जुडिशरी का बहुत ज्यादा यहाँ पे कोल्ड किस्म का रोल आता है, यानी कि जुडिशरी ज्यादा एक्टिव रोल नहीं प्ले करती पाकिस्तान की पॉलिटिकल जब भी क्राइसिस होता है। अब जो लोग मिलिट्री को एडवोकेट करते हैं वो ये कहते हैं कि मिलिट्री का बहुत बड़ा रोल है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो ये बातें बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन इनका मतलब हरगिज ये नहीं कि किसी भी सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया जाए। अब तक हमने देखा सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के दरमियान जो भी तनाव की सिचुएशन बनती है, लेकिन अब अगर हम कॉपरेशन में बात करें तो जब भी सिविल मिलिट्री की आदत एक पेज पे आई है, हमने हर वो काम कर दिखाया है जो नामुमकिन हो। फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर पाकिस्तान बनाना ये बहुत ही मुश्किल था, लेकिन सिविलियन और मिलिट्री क्लास एक ही पेज पे थी। जुल्फिकार अली भुट्टो सिविलियन थे, जियाउल हक मिलिट्री के डिक्टेटर थे, लेकिन क्योंकि हम एक पेज पे थे तो हमने ये नामुमकिन काम करके दिखाया। अब इससे बड़ा कोई भी काम पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ जो कि इतना ज्यादा कठिन और चैलेंजिंग हो। यानी कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर वॉर अगेंस्ट टेरर, जब भी हम एक पेज पे आए तो हमने टेररिज्म का खात्मा किया। गो के छोटे बड़े अटैक होते हैं, अब ये दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। न्यूजीलैंड जैसे कंट्री में अटैक होता है, इंडिया में होता है, यूरोपियन कंट्रीज में होता है, तो ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो वॉर को हमने जीता है बावजूद तमाम कुर्बानियों के। अमेरिका अफगानिस्तान में हार के गया है और उसी के ही नेबर में हम जीते हैं। फिर अगर कोई भी एनिमी हम पे अटैक करने की बात करता है तो हम एक पेज पे होते हैं, यानी कि मिलकर दिफा करेंगे। ये वो चीज है जिस पे हमें चलने की जरूरत है। अब अगर हम देखें वो कौन से इकदामात किए जाएं जिनकी वजह से सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रांग हो और मिलिट्री यहाँ पे कभी भी ना आए। सबसे पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी इलेक्शन हुए हैं, जीतने वाला कहता है फरिश्तों ने करवाए हैं और हारने वाला कहता है धांधली हुई है। तो कोई ऐसा सेटअप होना चाहिए जिसके तहत हारने वाला धांधली का क्लेम ना कर सके। फिर सेकंड ऑर्डर ऑफ एजेंसी को पहले के नंबर पे नहीं लाना चाहिए, यानी कि जिस तरह इदारों की हायरार्की होती है। फॉर एग्जांपल,
हालात खराब होते हैं तो पहले पुलिस आए, फिर रेंजर्स आए, फिर मिलिट्री आए। अब अगर आप पहले ही मिलिट्री को उतार देंगे तो आपके पीछे कोई भी बैकबोन नहीं बचेगी। अगर फौज को यहाँ पे जरा सी भी कोई नाकामी या पीछे हटना पड़ा तो हमारा पूरा ही स्ट्रक्चर ये कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपने इन इदारों को मजबूत बनाना होगा कि पुलिस का काम पुलिस करे, रेंजर का काम रेंजर्स करे और दीगर सिक्योरिटी इदारों का काम वो खुद करें। ऐसा ना हो कि हर जगह फौज ही काम कर रही हो तो बॉर्डर को कौन प्रोटेक्ट करेगा। फिर जो हमारा टूटा फूटा खस्ता हाल सिस्टम है इसे भी बेहतर करने की जरूरत है। इदारों में टेक्नोलॉजी की बेसिस पे सिस्टम लाना चाहिए जहां पे हमें पता चले कौन सा बंदा सही काम कर रहा है और कौन सा बंदा गलत काम कर रहा है। अब टेक्नोलॉजी को लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर हम बैंकिंग सेक्टर को देखें तो लोगों का जहां पे करोड़ों अरबों रुपया है वहां पे टेक्नोलॉजी की बेसिस पे आराम से काम हो जाता है। यहाँ पे किसी का भी पैसा नहीं होता, बल्कि सिर्फ हमें कारकर्दगी देखनी है। फिर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पे मिल बैठने की जरूरत है, यानी कि मिलकर पॉलिसी बनाए। हर जगह से, हर इदारे से लोगों को बिठाएं यहाँ पे, ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो। जो डिवाइड पब्लिक है वो भी एक पेज पे आए। और इनके बाद क्राइम एंड करप्शन को कम किया जाए। क्राइम और करप्शन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। फिर जुडिशियल सिस्टम को एक्टिवेट करने की जरूरत है। रूल ऑफ लॉ यहाँ पे हो। पाकिस्तान में आज नौजवान तेजी से मुल्क छोड़कर जा रहे हैं और टॉप 5 कंट्रीज में आता है। दीगर वो कंट्रीज है जिनमें सीरिया वगैरह, यमन वगैरह यानी कि जंगजदा मुल्क आते हैं। और हम पीसफुल कंट्री होकर हमारी आबादी तेजी से मुल्क को क्यों छोड़ रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, कोई इज्जत नफ्स नहीं है। तो जब नौजवान ये देखते हैं वो दिल बर्दाश्ता होकर मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। फिर हमें रियासती इदारों को मजबूत बनाने की जरूरत है। जैसे कि हमने पहले कहा, पुलिस का काम पुलिस करे, इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन करे। फौज का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। फौज को उसके काम करने दिए जाए ताकि वो आगे भी अपने काम में डेवलपमेंट हासिल करे। फिर बैलेंस पॉलिसी बिटवीन पावर, क्योंकि हम अगर अपनी हिस्ट्री को देखें तो हमने अमेरिका या वेस्ट को बहुत ज्यादा फेवर किया है। अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है, तो हमें बैलेंस करने की जरूरत है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, इसराइल, ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह जितने भी कंट्रीज हैं इनके दरमियान एक बैलेंस पॉलिसी बनाई जाए। अब पॉलिसी का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप इसराइल को एक्सेप्ट करके बैठ जाएं। जो भी आपकी पॉलिसी है उसको आप डिटेल बनाएं और उसके तहत लॉन्ग टर्म काम किया जाए। फिर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, क्योंकि इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज अगर हम देखें चाइना सुपर पावर क्यों बन रहा है, उनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अब जब हम अमेरिका से कर्जे लेंगे, यूरोप से कर्जे लेंगे, तो हम मजबूरी में उनके गलत काम भी करेंगे, क्योंकि वहां से हमें पैसा मिल रहा है। फिर अगर हम करंट ट्रेंड देखें तो करंटली कोऑपरेटिंग ट्रेंड चल रहा है बिटवीन सिविलियन एंड मिलिट्री लीडरशिप। इमरान खान की गवर्नमेंट स्मूथ वर्किंग कर रही थी, लेकिन बाद में इनको भी हटा दिया जाता है। अब यहाँ पे भी सिविलियन गवर्नमेंट के तहत इनको हटाया जाता है। बेसिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यहाँ पे वो तमाम 14 पॉलिटिकल पार्टीज जो कि पहले डिवाइड थी, ये अचानक ही एक पेज पे आ जाती है और यूं इनको हटा दिया जाता है। अब ये इमरान खान और इनके बाद का जो पावर स्ट्रक्चर चल रहा है, इन पे हम सेपरेट और डिटेल लेक्चर बनाएंगे। लेकिन इन चीज़ों से हमें इफेक्ट क्या होता है? आज हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाउन है, सिक्योरिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, यानी कि चारों तरफ से हम थ्रेट में है। फिर IMF की किस्तें देनी है, सैंक्शन वगैरह से हमें बचना है, FATF भी हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो इन तमाम चीज़ों से हमें बचने की ज़रूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फिर जो दीगर रिलेशन है हमारी बड़ी पावर्स के साथ या रीजन के कंट्रीज के साथ और अमेरिका, रशिया, चाइना के साथ, इन्हें भी हमें बेहतर बनाने की ज़रूरत है। एट लास्ट हम ये कह सकते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन ये मैरिज ऑफ लव नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
अप एंड डाउन आते हैं, लेकिन तमाम मुश्किलात का हरगिज मकसद ये नहीं कि डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी से ही हमारी तरक्की है। अगर कोई सिविलियन लीडर ये अवाम की या रियासत की बुनियादों पे पूरा नहीं उतरता तो डेमोक्रेटिकली इन्हें हटाना चाहिए, या रूल ऑफ लॉ और आइन के तहत। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।